हमारे सभी पदाधिकारियों का और आज जो सारे लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं, ऐसे सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक बड़ा ही पावन पर्व हम सभी के लिए है और ऐसा मानते हैं कि एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज के इस दिन से। और मेरा विश्वास है कि कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जो काम है वो करने की शक्ति हमको ईश्वर प्रदान करेंगे। मैं हिंदू इकोनॉमिक फोरम के का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने ये वेबिनार आयोजित किया और इस वेबिनार के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका भी यहां मिल रहा है। कुछ चीजें डिस्क्लेमर के रूप में मैं कहना चाहता हूं। हम लोग देखते हैं कि कई बार फिल्मों से पहले डिस्क्लेमर आता है कि इसमें जो पात्र है उसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई अगर संबंध आता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो वैसा ही मैं एक डिस्क्लेमर यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करता, मैं सेंट्रल का मिनिस्टर भी नहीं हूं, इसलिए जो वक्तव्य मैं रख रहा हूं ये केंद्र सरकार का वक्तव्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मोदी जी हमारे नेता है, तो कार्यकर्ता के रूप में और 5 साल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बतौर काम किया है, जो अनुभव आया है उस अनुभव के आधार पर थोड़ा अर्थतंत्र का अभ्यास भी करता हूं। इन सारी चीजों के आधार पर अपनी जानकारी को और अपने विचारों को साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और इसलिए इसको कहीं पर भी सरकार की अधिकृत बात इस प्रकार से नहीं समझा जाए। हम सभी लोग कोरोना की महामारी से और कोरोना की त्रासदी से जूझ रहे हैं और पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से समूचे भारत में लॉकडाउन है। हम लोग पहले ये सुनते थे कि जिंदगी ठहर जाती है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि सच में जिंदगी रुक सकती है। आज हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से जिंदगी धीमी हो गई है, कुछ क्षणों के लिए ठहर भी गई है और एक बड़ा ही असमंजस का वातावरण हम सभी को भविष्य की ओर देखते हुए नजर आता है। लेकिन कोरोना की महामारी में जिस प्रकार का नेतृत्व हमें मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ भी कर रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस महामारी के समय देश को नेतृत्व दिया है, यह हम सभी के लिए प्रेरणादायी भी है। हम सभी जानते हैं कि इतना बड़ा देश लॉकडाउन करना यह आसान काम नहीं था। लोगों को घर में रहो ये बोलना तो आसान होता है, किंतु समाज के जो गरीब है, समाज के जो वंचित है, ऐसे लोगों का क्या होगा इसका विचार करना पड़ता है। व्यापार उद्योग, उसमें लगी पूंजी, उस पर जाने वाला ब्याज, इसका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी के चलते मैं ऐसा मानता हूं कि कई प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार ने लिए और आगे भी कई प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार लेगा, ये मुझे विश्वास है। हमारे सामने जैसे चुनौतियां थी, वैसे ही हमारे सामने
कुछ अवसर भी तैयार हुए। कोरोना के बाद की दुनिया में हम लोग कुछ अवसर भी ढूंढ रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जिस समय भारत ने कोरोना का मुकाबला करना शुरू किया, उस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तापित हो रही थी। और 2014 में दुनिया में 11वें नंबर पर जिस अर्थव्यवस्था का विस्तार था, 5 वर्षों में वो 5वें और चौथे नंबर तक एक अपना प्रवास करके पहुंची। तो एक बड़ी तेजी से विस्तारित होने वाली। हाँ जी, मैं निवेदन करूंगा कि बाकी लोगों का अगर फोन म्यूट हो जाए तो थोड़ा डिस्टरबेंस इसमें होता है। तो एडमिन से मेरा निवेदन होगा कि सभी को अगर वो म्यूट कर पाए तो ठीक रहेगा। तो मैं कह रहा था कि एक बड़ी तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था हमारे सामने थी, और उसके साथ साथ हमारा अगर एक्सटर्नल आउटलुक हमारी अर्थव्यवस्था का हम देखें तो एक्सटर्नल डेट के मुकाबले हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है वो भी ऑल टाइम हाई है। $478 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में हमारे पास है। इस समय का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम लो है, और शायद डेफिसिट नहीं भी रहे, ऐसी भी अवस्था आ सकती है। और एक बड़ा ही डिसाइसिव इस प्रकार की लीडरशिप भारत के पास इस समय मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे जो अन्न के भंडार है वो भी भरे हुए हैं। बड़े पैमाने पर हमारे पास फूड का स्टॉक है। कोई भूखा न मरे इसलिए उन तक हम अन्न पहुंचा सकते हैं। और ये सारी चीजों के चलते हम लोग मजबूती के साथ मैदान में उतरे। आप सभी ने देखा मोदी जी ने जो निर्णय किए, उन निर्णयों में पहले तो निर्णय यह किया कि हमारे जितने गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय, 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त में मिले। इसके लिए तुरंत निर्णय लेकर वो राशन मुहैया कराने का काम मोदी जी ने किया। हमारे किसानों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट में, दिव्यांगों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो, इसके लिए पैसा ट्रांसफर किया गया। हमारे जिनको गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी, ऐसे हमारे गरीब जिनको सरकार की योजना से सिलेंडर मिला था, उनको रिफिल देने का काम सरकार की ओर से किया गया। इसके साथ साथ सभी प्रकार के स्टैट्यूटरी फाइलिंग और ड्यूज को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। आईटी हो, जीएसटी हो, या फिर जो हमको लोन हमने लिए हैं उस पर ईएमआईज को डेफर करने का भी आरबीआई ने निर्णय लिया। और ऐसे कई निर्णय ये तेजी के साथ लिए गए। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम करते हुए हमारे ऋण पर जो ब्याज का भार है वो कम हो, लिक्विडिटी बैंकों के पास ज्यादा अवेलेबल हो, इसका भी विचार किया गया। और करीब करीब जीडीपी के 3.1% लिक्विडिटी ये बैंकों को और एनबीएफसीज को भी उपलब्ध कराने का काम हुआ। और विशेष रूप से
हमारे एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से हम लोग साल्वेज कर पाए, किस प्रकार से बचा पाए, इसकी भी कुछ प्राथमिक उपाय योजना है आदरणीय मोदी जी ने और हमारे गडकरी जी ने उनकी भी शुरुआत की। कुल मिलाकर अभी तक जो उपाय योजनाएं की है, ये हम लोग किस प्रकार से मुकाबला कर पाए, इसकी उपाय योजनाएं अभी तक की गई है। लेकिन अब उससे ज्यादा आवश्यक यह है कि पोस्ट लॉकडाउन हम किस प्रकार से हमारे उद्योगों को वापस मोशन में ला पाए, सर्कुलेशन में ला पाए, उद्योगों को किस प्रकार से हम बचा पाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सरकार के सामने है और मेरी अपेक्षा है मई महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में इसका रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा और लॉकडाउन का जो एग्जिट प्लान आएगा, उस एग्जिट प्लान में भी विशेष रूप से हमारा एमएसएमई का सेक्टर हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो, हमारा सेवा क्षेत्र हो या हमारा खेती किसानी का क्षेत्र हो, इन सब में एक बदलाव हमको देखने को मिलेगा। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, उसको भी हमको ग्रैब करना पड़ेगा। आज हमारा विशेष रूप से जो खेती किसानी का क्षेत्र है, हम लोगों ने हमेशा ये देखा कि हमारे जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कुल कंट्रीब्यूशन ये 16 से 17% केवल है, किंतु चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर होने वाले लोगों की संख्या ये अधिक है, जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 16-17% का कंट्रीब्यूशन होते हुए भी जब अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो देश में कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है और उसका सब प्रकार के उद्योगों को फायदा होता है। और जब वो ठीक से नहीं बढ़ता, तो देश में कंज्यूमर डिमांड भी कम होती है। तो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग क्या है? तो आईएमडी ने अपने रिपोर्ट में यह कहा है कि इस बार का मॉनसून सामान्य होगा। जब भी सामान्य मॉनसून होता है, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ता है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ने के लिए दो चीजें हमको करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसानों के पास जो माल पड़ा है पिछले खरीफ का, उसको खरीदने की व्यवस्था। केंद्र सरकार ने 23 मार्च को ही आदेश निकाला और उसमें कहा कि किसानों के माल की खरीद पर कोई भी पाबंदी नहीं है और विशेष रूप से जिसको एमएसपी मिलती है, ऐसा सारा माल किसानों का केंद्र सरकार खरीदता है। पैसा केंद्र सरकार देता है, उसकी एजेंसी राज्य सरकार की होती है। केंद्र के पैसे से राज्य की एजेंसियां उसको खरीदती है। अभी दुर्दैव से कई राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी कपास पड़ा हुआ है किसानों के पास, चना पड़ा हुआ है किसानों के पास, कई प्रकार के कृषि उत्पाद किसानों के पास आज पड़े हुए हैं, लेकिन उसको खरीदने की व्यवस्था राज्य सरकारों से नहीं हो रही। तो सबसे पहले राज्य सरकारों के माध्यम से यह खरीद की व्यवस्था हमको बड़ी तेजी के साथ करनी पड़ेगी, ताकि किसान के पास पैसा आए और वो अभी जो खरीफ का सीजन आ रहा है, उस सीजन की पूरी तैयारी कर पाए। और इसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये खरीफ का सीजन नॉर्मल मानसून के चलते हम अच्छे तरीके से कर पाए, तो अक्टूबर नवंबर तक किसानों के पास पैसा आएगा और हमारी कंज्यूमर डिमांड ये दिवाली से पहले पहले बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और देश का जो अर्थतंत्र है, वो अर्थतंत्र बड़े पैमाने पर फिर एक बार वो चक्र ये घूमेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये इस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है
और केंद्र सरकार ने उस संदर्भ में कई निर्णय भी लिए हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से हमारा जो उद्योग का क्षेत्र है, हमारा एमएसएमई का क्षेत्र हो चाहे बड़े उद्योगों का क्षेत्र हो, आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई होगा तो तरल पूंजी का प्रश्न है। अगर हमको फिर एक बार कंज्यूमर डिमांड खड़ी करनी है, सभी प्रकार की डिमांड खड़ी करने के लिए और उसका सप्लाई मैच करने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों में तरल पूंजी का इन्फ्यूजन हमको करना पड़ेगा, लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। और मेरी अपेक्षा यह है कि आज आरबीआई इसके संदर्भ में निर्णय ले रही है, किंतु हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारी बैंकें, हमारी कमर्शियल बैंकें और कई नेशनलाइज्ड बैंकें भी दे आर नॉट राइजिंग टू द ओकेजन। वे अभी भी सेफ खेलना चाहती है। देखिए, अतिरिक्त तरल पूंजी मिलने के बाद कई बैंकों ने उस पूंजी को वापस आरबीआई में रख दिया और उस पर ब्याज ले रहे। मैं एसबीआई का अभिनंदन करूंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई है। एसबीआई ने रेपो रेट में जो चेंज हुआ वो पास ऑन करके ऋण के ऊपर जो ब्याज का भार है उसको कम किया और उसके साथ साथ उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन की तैयारी भी की। किंतु जब तक सारी बैंकें, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार का निर्णय नहीं करेगी, तब तक हम डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे और उसको मैचिंग सप्लाई नहीं कर पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को हम जिस तेजी के साथ, गति के साथ चलाना चाहते हैं वो नहीं चला पाएंगे। आरबीआई ने एक और अच्छा निर्णय किया कि तरल पूंजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए न केवल बैंकें बल्कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश की। आज हम लोग ये समझ ले कि तरल पूंजी अगर हमको इन्फ्यूज करनी है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, तो जितने प्रकार के इंटरमीडिएटरी हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो बैंकें हो, चाहे वो हमारी एनबीएफसीज हो, चाहे माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाली कंपनियां हो या बिग कॉर्पोरेट्स भी हो, बिग कॉर्पोरेट्स के माध्यम से उनकी एंसिलरीज को कैपिटल इन्फ्यूजन करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ऐसे सारे प्रकार के हमारे पास जितने इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आज हमारे पास सबसे मजबूत एसेट क्या है? वो हमारी आरबीआई है। आज हमारी आरबीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की 8 से 9 लाख करोड़ की इक्विटी है और इसके कारण आरबीआई एक बहुत मजबूत इंस्ट्रूमेंट बनता है। हमने देखा अमेरिका की बैंकें या यूरोप में भी कुछ देशों की बैंक्स ये बहुत मजबूत है और ऐसे समय लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का काम वो बैंक करती है। उसी प्रकार से अगर आरबीआई को हम लिवरेज करेंगे और ये 8 से 9 लाख करोड़ की जो इक्विटी आरबीआई के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको ऑफसेट करते हुए हम तरल पूंजी का, लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो उद्योग है उन उद्योगों को उसका फायदा मिलेगा। आज विशेष रूप से एमएसएमई की अगर हम बात करते हैं तो उनको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। आज उनके जो ब्याज के दर है उसको कम करने की आवश्यकता है। आज उनका जो डेफरमेंट 3 महीने के लिए हुआ है वो 6 महीने, साल भर कैसे हो इसका विचार करना पड़ेगा। आज अलग अलग प्रकार के मोरेटोरियम की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे प्रकार के हम लोगों को, एमएसएमईज को सपोर्ट देने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसकी भी योजना तैयार कर रही है। सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्रों से ये मांग आती है कि हमारे लिए पैकेज तैयार हो और वो सहज भी है क्योंकि सभी को लगता है कि सरकार ने मदद करनी चाहिए। किंतु मदद का तत्व यह होता है
कि किसी का नुकसान सरकार भरकर नहीं दे सकती, किसी सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, किंतु अपना नुकसान भरकर अपना चक्र चला पाए इस प्रकार की व्यवस्था उसके लिए खड़ी हो और उसके लिए उसको पूंजी मिले, इसकी व्यवस्था सरकार कर सकती है। और वही करने का प्रयास सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसके माध्यम से हमारा एमएसएमई का क्षेत्र हो, हमारे बड़े उद्योग हो, इनको किस प्रकार से चालना मिले इसका प्रयास सरकार करेगी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और ईपीएफओ में जिनके अकाउंट्स हैं, ऐसे लोगों का 70% वेतन ईपीएफओ के माध्यम से देने का निर्णय ये सरकार ने लिया है, जिसका एक फायदा हमारे इंडस्ट्री को इस प्रकार से होगा कि एक प्रकार से जो वेतन का बर्डन उनके ऊपर है वो बर्डन कम होगा। उसके साथ साथ 100 से कम जिनके यहां पर लेबर या वर्कर है, ऐसे वर्कर्स में 15,000 से कम जिनकी वेतन है, ऐसे लोगों का 30% वेतन केंद्र सरकार देगी। इस प्रकार का भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। तो जॉब लॉसेस तो न हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर जॉब नहीं जाना है और इंडस्ट्री के पास पैसा ही नहीं है तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। इसलिए उनका वेतन अलग अलग प्रकार से हम कैसे दे पाए, इसका भी विचार केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका विचार विशेष रूप से सरकार कर रही है। इसका भी फायदा आज हमारे एमएसएमईज को बड़े पैमाने पर होगा, ये मेरा विश्वास है। आज अगर हम बात करें या अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो कुछ क्षेत्रों में हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जिन क्षेत्रों में होता है, उनमें से एक क्षेत्र ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की हमारी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को विशेष रूप से 2022 तक हर एक को घर देने का जो सपना था, उसको अगर पूरा करना है तो आज ये क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। और इस क्षेत्र में वर्किंग कैपिटल का कोई सूत्र नहीं होता, ये टर्म लोन का क्षेत्र है और बिना वर्किंग कैपिटल के ये क्षेत्र भी बाहर नहीं आ सकता। और इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी कार्य करना पड़ेगा और राज्यों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड, ये जो एसेट है, ये राज्यों के पास है, ये केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसलिए रेडी रेकनर के रेट हो या फिर स्टैंप ड्यूटी हो, इनकी रियायतें देकर और कुछ चीजों में सनसेट क्लॉज डालकर कुछ बिल्कुल स्वीपिंग इस प्रकार के चेंजेस और कंसेशंस ये देकर इस क्षेत्र को खड़ा करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना से पहले यह निर्णय किया था कि 100 लाख करोड़ का निवेश ये इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार करेगा। अब मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एसेट्स पर, फाइनेंसेस पर एक बड़ा स्ट्रेन इसमें आने वाला है, किंतु फिर भी मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार ने यह मंशा रखी है कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। और आज के समय अगर केंद्र सरकार यह निवेश कर पाती है तो अर्थव्यवस्था में जो डिमांड क्रिएशन होगा वो अभूतपूर्व होगा और उससे सारी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा होगा। कई लोगों का मानना यह होता है कि सारे कंसेशंस आप दे दीजिए, तो सवाल यह उठता है कि सारे कंसेशन देने के बाद केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। केंद्र सरकार पैसा तो
हमारे करों के माध्यम से जमा करती है। तो उसमें एक ये भी लोग कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की चिंता न की जाए और फिस्कल डेफिसिट को दरकिनार करते हुए, उसकी लिमिट्स बढ़ाते हुए हम लोग अपना निवेश करें और बाद में इसका विचार हम करें। यह तो बात सही है कि फिस्कल डेफिसिट के जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून ने हमारे सामने जो नॉर्म्स रखे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ने, उसमें कंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन यह देते समय एक विचार हमको करना पड़ेगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहां है, या जो नए इन्वेस्टर्स हमारे यहां आते हैं, ये लोग अर्थव्यवस्था का आउटलुक देखते हैं और ऐसा आउटलुक देखते समय अगर फिस्कल प्रूडेंस नहीं है, अगर आर्थिक अनुशासन नहीं है, तो ऐसे मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए हमको केवल फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म्स रिलैक्स करके नहीं चलेगा, तो एक मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी तैयार करके दुनिया के निवेशकों के सामने रखना पड़ेगा कि चूंकि ये महामारी का समय है इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं, किंतु आने वाले समय में 3 साल में हम इसको इतना रिकवर करेंगे, 5 साल में हम लोग पूरा रिकवर करेंगे, या 6 साल में पूरा रिकवर करेंगे, ऐसा कंप्लीट प्लान रखना पड़ेगा। और ये करते समय हम लोग इन्फ्लेशन की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी क्रंच की भी चिंता करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजों में एक चीज जो थोड़ी हमारे फेवर में जाती है वो ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर ऑयल प्राइसेस का एक बड़ा असर होता है। और जिस प्रकार से ऑयल प्राइसेस नीचे गए हैं, इसका फायदा तो हमको जरूर होगा, विशेष रूप से अगर इन ऑयल प्राइसेस को हम हेजिंग कर पाए तो उससे ऑयल वोलेटिलिटी के कारण हमारे अर्थव्यवस्था पर जो एक असर पड़ता है, उस असर को हम कम कर पाएंगे और उससे हम लोग इसको लिवरेज करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखते हुए भी हम अपने निवेश को बढ़ाने का विचार कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइन है। और आज ये सारी चीजें करते हुए कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के साथ साथ टूरिज्म का क्षेत्र है जो वर्स्ट हिट है, होटल खाली पड़े, रेस्टोरेंट खाली पड़े, लोग घूमने जाते नहीं है, छोटा रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक ब्राइट साइड यह है कि अब यूरोप और दुनिया की हालत देखने के बाद जो उच्च मध्यम वर्गीय पर्यटक हमारे अलग अलग यात्रा कंपनियों के माध्यम से घूमने जाते थे, शायद आने वाले 2 साल तक बाहर जाने का विचार नहीं करेंगे। और हम लोग भी ये प्रयास करें कि आने वाले 2 साल तक घूमने के लिए अपना देश ही अच्छा है। अपने देश में जो जो विविधताएं हैं वहीं पर हम घूमने के लिए जाएं। वैसे तो डिस्पोजेबल इनकम्स कम होने से आने वाले 4-6 महीने शायद लोग बहुत ज्यादा घूमने का विचार नहीं करेंगे, और उसके बाद करेंगे, क्योंकि वो मूल मानवीय स्वभाव है। और इसलिए इस क्षेत्र को भी हम कैसे रिवाइव कर पाए। और कंज्यूमर डिमांड तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जब डिस्पोजेबल इनकम्स थोड़े कम होते हैं तो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। शायद मैं कल विचार करता था कि एक नई गाड़ी ले लूं, आज मैं ये मानता हूं कि गाड़ी लेना मेरी प्राथमिकता नहीं हो सकती, नई चीजें लेना मेरी प्राथमिकता नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोगों को यह भी डिमांड बढ़ाने की दृष्टि से काम करना पड़ेगा
लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर हम लोगों को फायदा हो सकता है तो हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से ट्रेड बैरियर्स खड़े होने वाले हैं। नोएल युवा हरारी का मैं इंटरव्यू देख रहा था और प्रोफेसर हरारी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि ग्लोबलाइजेशन तो मैं उल्टा होता नहीं दिखाई पड़ता, ग्लोबलाइजेशन का रिवर्सल तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन ट्रेड बैरियर्स में देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोगों में यह भावना तैयार होगी कि अपने जॉब्स को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। और जब ट्रेड बैरियर्स बढ़ेंगे उस समय हम लोग तो 130 करोड़ का मार्केट है और चीन और अमेरिका अगर ट्रेड बैरियर बढ़ाता है तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आने वाले 2 साल तक बी इंडियन बाय इंडियन, ये जो हमारा नारा है स्वदेशी का, इस नारे का अगर मंत्र में हम रूपांतर करते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट होगी और हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन डोमेस्टिक डिमांड के भरोसे ही ज्यादा होता है और ये डोमेस्टिक डिमांड ही हमको और हमारे उद्योगों को आगे ले जाएगी। विशेष रूप से एक और बात कही जाती है कि चाइना के ऊपर अब दुनिया का विश्वास कम हो रहा है। एक तो चाइना में पारदर्शिता नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है और एक जिस प्रकार का वहां का माहौल है उसके चलते दुनिया का चाइना पर विश्वास कम हो रहा है। और ऐसे समय दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग या दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चाइना को देखा जाता था। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग वाज हैपनिंग इन चाइना। ये परिस्थिति बदलेगी। जैसे जापान ने कहा है, चाइना में काम करने वाली 37% जापानीज कंपनी ने यह कहा कि हम चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। उसके लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज भी तैयार किया है। दुनिया की कई इंडस्ट्री को, फार्मा सहित इंडस्ट्री को ध्यान में आया कि वी कैन नॉट पुट अवर ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि चाइना बंद हो जाता है, चाइना अगर रोक देता है तो सारा दुनिया का मार्केट रुक जाता है। तो वो लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये चाइना से बाहर निकलने का जो सिलसिला है, इसका हम कितना फायदा ले सकते हैं, इसका भी विचार हम सभी को करना पड़ेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो भारत की पारदर्शिता, भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन, ये हमारा एडवांटेज है। लेकिन उसके साथ साथ चाइना से बाहर निकलने वाले जो है उनका पहला प्रेफरेंस क्या है। पिछले समय हमने देखा वियतनाम ने अपने आप को डेवलप किया, वहां लोग जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं और भारत में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन भारत में अगर हम लोग ज्यादा चाइना का जो निकलने वाला उद्योग है लाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पिछले 5 सालों में मोदी जी ने बड़े पैमाने पर किया। लेकिन ये स्टेट्स के हाथों में है। स्टेट्स जितना डीरेगुलेट करेंगे, जितने तेजी से निर्णय करेंगे, उतना फायदा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे निवेशक ये देखते हैं कि यहां पर हमको कहां सुलभता है, कहां हमारा ईज है, वहां पर वो जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमको देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी पड़ेगी। अभी हम लोग पतंग उड़ाते हैं संक्रांति को और लोग कहते हैं कि आजकल मांझा भी पतंग उड़ाने का ये चाइना से आता है। तब ये चाइना से क्यों आए? हमारे अलग अलग त्योहारों में जो चीजें लगती है वो भी चीन से आती है, वो क्यों आए? तो अब यह समय है कि जिस समय एक
लेवल प्लेइंग फील्ड पर हम आ रहे हैं, चाइना को भी रिकवर करना पड़ेगा। ऐसे समय हम इस मार्केट को अपनी ओर ले सकते हैं। मैं रेमंड्स के गौतम सिंघानिया जी से बात कर रहा था, लॉकडाउन जस्ट शुरू होने का था, चाइना लॉकडाउन था, और मैंने उनको कहा अब आपके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, चाइना लॉकडाउन है, भारत में उत्पाद चल रहा था उस समय। मैंने कहा अब तो मार्केट जो कपड़े का है वो आप बड़े पैमाने पर हाथ में ले पाएंगे, ग्लोबल मार्केट। उन्होंने कहा देखिए मेरी हालत यह है कि मैं बिल्कुल ले पाऊंगा, मेरी पूरी पैंट यहां बनती है, जीन्स यहां बनती है, लेकिन उसकी जो चेन होती है वो चाइना से आती है, और अभी वो चेन नहीं आ रही है, इसलिए मेरे प्रोडक्शन पर उसका असर हो रहा है। तब ये सीखने वाली बात है कि ये छोटी छोटी चीजें जो चाइना ने स्केल पर बनाकर उसकी कीमतें कम की, अब उन सारी चीजों को हम लोगों के हमको तैयार करना पड़ेगा। और आज एक और हमको फायदा है, हमारी लेबर कॉस्ट से चाइना की एवरेज लेबर कॉस्ट ये 4 गुना बढ़ गई है, और अब चाइना भी बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने की परिस्थिति में नहीं रहेगा, देगा जरूर। तो ऐसे समय मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिलने वाली है, जिसको हमको ग्रैब करना पड़ेगा, जिसको हमको समझना पड़ेगा। और जितना ज्यादा हम विदेशी निवेश और विदेश से आने वाली इंडस्ट्री का तो हम स्वागत करें, क्योंकि उससे हमारी एंसिलरीज डेवलप होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का निर्माण और आज जो देशभक्ति की भावना, स्वदेशी की भावना लोगों के बीच फिर एक बार अपने आप तैयार हो रही है, मतलब ये भावना तो हमेशा रहती है पर सुप्त रहती है, अब ये अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है। ऐसे समय इस मार्केट को हम भारतीय मार्केट में कैसे परिवर्तित करें, इसका विचार हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नए अवसर तैयार होंगे। आज हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 59-60% है, और केवल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज में एक ग्रोथ है। लेकिन इस सेवा क्षेत्र में ये जो हमारे अवसर है, इन अवसरों को हमको एक मार्केट के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से विशेष रूप से जीएसटी के नियमों का ट्विकिंग यह सेवा क्षेत्र में आवश्यक होगा। आज कंज्यूमर मार्केट्स है, मॉल्स है, इनका जो तंत्र चलता है ये एक लीजिंग पद्धति पर चलता है। अब ये लीजिंग पद्धति के ऊपर भी एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो उसको शेयरिंग पद्धति में हम परिवर्तित कर सकते हैं क्या, इसका विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे जो नए हमारे सामने चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को समझकर अपने आप को रियलाइन कैसे करें, सरकार की मदद उसमें कैसे ले, सरकार उसमें किस प्रकार की नीतियां तैयार करे, ये सारी चीजों पर हमारा आने वाला कल निर्भर है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे मंत्रियों के ग्रुप्स तैयार हुए हैं और रिवाइवल के प्लान्स तैयार हो रहे हैं। आदरणीय गडकरी जी महाराष्ट्र से है, एमएसएमई के मंत्री है, और स्वयं एक बड़े ही डायनामिक एंटरप्रेन्योर गडकरी जी रहे हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने में माहिर है, और उन्होंने बिल्कुल यह तय किया है कि एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे की जाए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कैपिटल इन्फ्यूजन, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन में सबसे ऊपर एमएसएमई सेक्टर को रखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित ही हम सभी को
सरकार की ओर से कुछ अच्छी योजनाएं देखने को मिलेगी। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, देखिए लॉकडाउन तो जरूरी था। लॉकडाउन में अगर हम नहीं जाते तो कोरोना का साइकिल हम नहीं बिगाड़ पाते। आज शायद अमेरिका में जिस प्रकार की अवस्था है, रोज 2000 लोग मर रहे हैं, हमारी अवस्था वैसी हो जाती, पर हम उसको रोक पाए हैं। लेकिन अब यह समय आ गया है कि हम सेग्रीगेट करें, रेड जोन्स को सेग्रीगेट करें, और जहां जहां हम कर पाते हैं ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम शुरू करें। इसका कारण यह है कि हम सभी को समझ लेना पड़ेगा, हम जीएसटी की तो तारीख दे सकते हैं कि भाई 31 सितंबर को, 30 सितंबर को भरो। हम इनकम टैक्स की तारीख दे सकते हैं कि जुलाई में भरो, अगस्त में भरो, सितंबर में भरो। हम कोरोना को कोई तारीख नहीं दे सकते कि भैया आपको हमने 3 मई दे दी है, 3 मई के बाद आप नहीं दिखेंगे, ऐसा हम कोरोना को नहीं कह सकते। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक हमारे अनुशासन के आधार पर, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, नई नई संकल्पनाओं को लेकर हमको जीना पड़ेगा। इसलिए कोरोना के साथ जीने की आदत अपने अपने क्षेत्र में हम कैसे डालें ताकि हमारे आर्थिक व्यवहार भी शुरू हो जाए और कोरोना से बचने के उपायों का अवलंब भी हम सब लोग करें, तो मुझे लगता है कि इस संकट से हम बाहर आएंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। विशेष रूप से गुड्स की आवाजाही फ्रीली हो, यह प्रयास शुरू किया है। एक्सपोर्ट अभी जेएनपीटी से शुरू हो चुका है। 90% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी का रिस्टोर हो चुका है। कठिनाइयां जरूर है, क्योंकि अभी भी गुड्स को जितनी तेजी से मूवमेंट करना चाहिए उतने तेजी से मूवमेंट, रास्ते तो खाली है लेकिन बॉर्डर पे बैरियर तैयार हुए हैं, स्टेट्स उसको रोकती है, खाली ट्रकों का मूवमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीजें थोड़ी बैरियर से इसको दूर करना पड़ेगा, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा। लेकिन जल्द से जल्द जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हम शुरू कर पाए और कोरोना से बचने के अभिनव उपाय, अभिनव संकल्पनाएं अपने अपने क्षेत्र में हम उजागर करें। हम तो हमेशा ये मानते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे इन्वेंशंस हम लोग छोटे छोटे, अभी तो स्टार्टअप का जमाना है, हर चीज में लोगों को सहूलियत देने वाला एक स्टार्टअप खड़ा होता है और वो फिर सुपरहिट होता है। आजकल हम लोगों ने देखा कि लोगों का फूड उनके घर पहुंच रहा है स्टार्टअप्स के कारण, दवाइयां घर पहुंच रही है स्टार्टअप्स के कारण। तो इसी प्रकार से नई संकल्पनाएं अपने अपने क्षेत्र में उजागर करके हम किस प्रकार से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू कर पाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटी है और देश एक जन एक समाज एक राष्ट्र इस भूमिका के साथ खड़ा होता है तो निश्चित कोरोना से तो बाहर हम आएंगे, पर हमारा अर्थतंत्र भी ठीक होगा। दुनिया के सामने जो आर्थिक चैलेंजेस है उसमें से हम बाहर आएंगे। और जैसा आईएमएफ ने कहा है कि अगले वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था 5 से 7% की गति से विकसित हो सकती है। हम बिल्कुल उसको अचीव करेंगे और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर विजयी बनेंगे। आपने मेरी बात को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी।
अब बहुत सारे प्रश्न आए और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ एक ऐसे प्रश्न आए जिसका उत्तर आपने अपने वक्तव्य में ही दे दिया। जैसे राजीव भार्गव जी ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, या राकेश जी ने जीएसटी के बारे में पूछा।